बोल रहा है आई यूट्यूब विथ बोथ हैंड्स ओपन। यहाँ पे ये एंड ए और ये एफ एंड जो है इसका दोनों ही ओपन है, जिसपे मैंने लिखा भी है इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी ए और यहाँ पे भी पी ए। ओपन टू द एटमॉस्फेयर इज पार्टिकुलरली फिल्ड विथ वाटर। ये वाटर से पहले फिल्ड था और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये क्या, इसमें इस जगह पे जो आप देख रहे हो ये इनफैक्ट वाटर ही है। ऑयल विच इज इमर्ज्ड विथ वाटर, इस तरफ से आपने ऑयल इसमें डालना शुरू किया, पाउड किया, इज पाउड इनटू वन साइड until it's stand at a distance of 10 mm above the water level। जबकि जब आपने जब इसको फिल करना शुरू किया तो यहाँ पे देखो आप 10 mm जो है ये वाटर लेवल से ऊपर जा रहा है शुरू में। उसके बाद वाटर लेवल ऑन द अदर साइड, मीनवाइल the water rises by 65 mm फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेवल। पहले जो ओरिजिनल लेवल थी, इनिशियल लेवल थी, ये यहाँ पर की थी, लेकिन वाटर का लेवल जो है वो इधर से 65 mm और ऊपर चला गया जो ओरिजिनल लेवल था, क्योंकि जब वाटर यहाँ पे था तो 65 mm पे ये दोनों बैलेंस में थे। और ये अब जब आपने ऑयल इसमें पाउड किया तो ये 65 mm से ऊपर चला गया। और जैसा डायग्राम में दिखाया गया है, इट्स ओरिजिनल लेवल जो डायग्राम में इसकी दिखाई गई है राइजेस बाय 65 mm, ठीक है, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेवल। ठीक है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज, डेंसिटी जो ऑयल की होगी वो क्या होगी, इसमें से ऑप्शन में से आपको सर्च करना है। सबसे पहले यहाँ पे इस पॉइंट पे देखना पड़ेगा आपको कि प्रेशर सी पे क्या है। तो आप लिखोगे प्रेशर एट सी, एट पॉइंट सी, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसको आप लिख सकते हो पीसी, प्रेशर एट पॉइंट सी को पीसी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे कौन कौन सा प्रेशर लग रहा है, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर, कि वाटर की डेंसिटी जो होगी यहाँ से यहाँ तक की वाटर की डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ वाटर P प्लस रो जी एच, मैंने फॉर्मूला बताया था, तो वाटर इंटू जी इंटू एच हाइट ऑफ वाटर, तो ये सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो हाइट ऑफ वाटर जो है वो है आपका डायग्राम में अगर देखा जाए तो हाइट ऑफ वाटर C से लेके E तक का है, ये वाला, ये C पॉइंट यहाँ पे है और ये E पॉइंट आपका इस जगह पे है। तो हाइट ऑफ वाटर C से E तक का है, क्योंकि इतना दूर तक वाटर का हाइट, जब आपने ऑयल इसमें पाउड किया तो इतनी हाइट वाटर के ऊपर राइज कर गई। ठीक है, तो हाइट ऑफ वाटर कहने का मतलब हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाइट ऑफ वाटर दिस वन इज इक्वल टू CE। और ये जो CE है ये किसके इक्वल है, तो यहाँ पे आप देखो जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे मैंने लिखा है C से D तक की 65 है और D से E तक की 65, तो 65 प्लस 65 आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। तो दैट मीन्स आप यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन कर दो कि वैल्यू जो आप ले रहे हो वो आपकी 65 प्लस 65, ये दोनों यूनिट क्या है तो mm की है, तो दिस वन mm, दैट मीन्स 130 mm की, 130 mm की यहाँ पे हाइट होगी। अब आपको देखना है प्रेशर B पॉइंट पे क्या होगा, रहा होगा, ये वाला जो पॉइंट B है इस पॉइंट पे प्रेशर क्या रहा होगा। तो यहाँ पे आप लिख लो प्रेशर एट पॉइंट B, क्योंकि दोनों ही तरफ इसलिए ले रहे हो कि दोनों तरफ का प्रेशर आपको इक्वल करके दिखाना पड़ेगा एट पॉइंट B। तो जैसे PC के लिए PC लिख दिया प्रेशर C पॉइंट के लिए, उसी तरह से PB के लिए आप PB लिख दो। दिस वन इज इक्वल टू कितने के इक्वल होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा A से B तक का। ये देखो A से B तक की इसकी हाइट हो जाएगी यहाँ पे, तो A से B तक की हाइट ले लो आप यहाँ पे मेंशन करो, दिस वन इज इक्वल टू AB। और AB जो है वो किसके इक्वल है, तो A से B तक की हाइट अगर इस डायग्राम में आप देख रहे हो यहाँ पे,
तो ये देखो आप, यहाँ से आपने शुरू किया 65, नेक्स्ट फिर से 65, 65 प्लस 65 और ऊपर चले जाओ प्लस 10, तो ये ए से बी तक की हाइट मानी जाएगी। तो 65 प्लस 65 130 ऑलरेडी आपने देखा वहां पे हो चुका है, और 130 प्लस 10 दैट मीन्स 140। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके 1 बाय 1 नहीं दिखा रहा, लिख रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पे 140 mm, ठीक है। और ये हो जाएगा इस तरफ आपका क्या, ये एक तरह की जो हाइट है, हाइट ऑफ ऑयल की देखी जाएगी, हाइट ऑफ ऑयल जो कि ए बी आपने माना है, और दिस इज 140 है, 140 mm की। क्योंकि आप प्रेशर अगर बी पॉइंट पे निकालोगे तो जो बी पॉइंट पे प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो भी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। उसके लिए भी फॉर्मूला ऊपर में जैसे लिखा है मैंने, उसके इक्वल आएगा कि एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे आप डायग्राम में भी देखो, ये तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। उसके बाद जो ऑयल की डेंसिटी होगी, रो जी एच करोगे तो डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी और इंटू हाइट ऑफ ऑयल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो कि ये यहाँ पे दिया हुआ है ए पॉइंट पे, प्लस डेंसिटी ऑफ, इस तरफ जो आपने लिया है यूट्यूब में, ये यहाँ पे ऑयल की डेंसिटी देखी जा रही है क्योंकि ऑयल है इस तरफ, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल दिस वन इंटू जी इंटू एच हाइट ऑफ ऑयल, ये लिया जाए। तो दोनों ही तरफ लिक्विड में, दोनों ही की तरफ यूट्यूब में जो लिक्विड है उसमें प्रेशर सेम है, क्योंकि अब ये ऊपर में ए और यहाँ पे एफ दोनों सेम लेवल पे आप देख रहे हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पी बी, प्रेशर एट बी मस्ट बी इक्वल टू पी सी, ठीक है। तो पी बी और पी सी अगर इक्वल है, ये पी बी और पी सी इक्वल है, प्रेशर सेम है क्योंकि लेवल पे आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसा मेंशन करो कि भाई एक तरफ आप ऐसा ले लो पी सी, ठीक है। अगर पी बी इक्वल टू पी सी आपने कर दिया तो सर आपने इसमें क्या प्रेशर एट पॉइंट बी का जो प्रेशर होगा वही सेम प्रेशर पॉइंट सी के लिए भी होगा, ठीक है। क्योंकि पॉइंट बी पे जो लग रहा है, पॉइंट बी पे इस पूरे ऑयल पोर्शन, ये जो ऑयल आपने ले रखा है यहाँ पे, इस ऑयल के कारण जो प्रेशर लग रहा है, ऑयल कितनी हाइट पे है, ऑयल की हाइट जो है, यहाँ से अगर मैं हाइट देखूँ तो यहाँ से सी से डी तक की 65, डी से ई तक की 65, प्लस बचा हुआ जो हाइट रह गया वो 10 का, तो 65 प्लस 65 प्लस 10 मतलब 140 mm तक की हाइट पे आपने ऑयल इसमें पाउड किया है, इतना हाइट पर वो ऑयल पाउड किया। तो हाइट ऑफ ऑयल जो आपने इसमें पाउड किया वो 140 की है, ठीक है, 140 की है। और प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे। इसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर देखा जाए, दूसरी तरफ का लिम्ब जो राइट साइड लिम्ब है यूट्यूब का, वो सिर्फ 65 और 65 मतलब 130 तक ही हाइट तक उठ पाया है, वो भी सी से 130, ये सी पॉइंट से ही आपको देखना है, सी पॉइंट से 130 तक ऊपर तक उठ पाया है। तो इसका मतलब ये जो प्रेशर होगा राइट साइड का और लेफ्ट साइड का, दोनों का प्रेशर क्या होगा, वो इक्वल होगा। पी बी जो है, पी बी आपके पास कितना आया है, पी बी इक्वल टू पी ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू हाइट ऑफ ऑयल, ये पी बी के लिए हो गया। पी सी के लिए, जो पी सी आप यहाँ सी पे जितनी प्रेशर लग रही है वो प्रेशर इस पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, प्लस इस तरफ डेंसिटी ऑफ वाटर देखना है आपको, और इंटू जी इंटू हाइट ऑफ वाटर देखनी है, बस, ताकि दोनों तरफ इक्विलिब्रियम में आप इसको कर पाओ, इसके लिए ये सारा चीज करना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कैंसिल आउट कर रहा हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने बोला कि पी ए इक्वल है, मैं एग्री करता हूँ उससे, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो जी भी कैंसिल हो जाएगा, जी भी कैंसिल हो गया। तो अब आपके लिए डायरेक्ट यहाँ पे जो रूल रह गया वो डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू हाइट ऑफ ऑयल, दिस वन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू हाइट ऑफ वाटर। तो ऐसे केस में जो आप फॉर्मूला अगर आप ये लगा रहे हो स्टेप वाइज समझने के लिए तो ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्ट दो अलग अलग लिक्विड है, ऑयल और वाटर है, तो रो इंटू हाइट ऑफ, रो और एच का मल्टीप्लिकेशन दोनों अलग अलग लिक्विड के लिए आप डायरेक्ट ले सकते हो और इंस्टेंटली इसको सॉल्व भी कर सकते हो। अब मुझे जैसे डेंसिटी ऑफ ऑयल चाहिए,
तो डेंसिटी जी ऑफ ऑयल सर। इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इनटू हाइट ऑफ वाटर अपॉन में हाइट ऑफ ऑयल। तो अब सर इससे आंसर आएगा क्या? देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ यहाँ पे वाटर आप लोगे, तो इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1000 लेनी पड़ेगी। क्या, 1000 kg पर मिलीमीटर होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। देखते तो हैं। 1। हाइट दोनों की लिख ली, और जहां तक सवाल है कि डेंसिटी ऑफ वाटर, तो 10 पावर 3 लेते हो, 10 पावर 3 ले लिया। तो अब आप सॉल्व करके देखो, सॉल्व करके देखोगे तो कितनी वैल्यू आती है, जब चेक करके बताओ। सॉल्व करोगे तो 928 पॉइंट में वैल्यू आएगी 0.57 और केजी पर मीटर क्यूब की आएगी। हाँ जी, तो यही है। ऑप्शन में हमारे अकॉर्डिंग जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है उसको देख लो। तो यहाँ पे आपने बोला भी कि 928 आएगा, तो ये ऑप्शन आपका जो है ना, ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सही है, राइट। यस सर। तो सी ऑप्शन को मैं टिक कर देता हूँ। चलिए, ऐसे ही क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी वॉल्यूम v दी हुई है और डेंसिटी रो दी हुई है, फ्लोट्स एट द इंटरफेस ऑफ टू इमेसेबल लिक्विड्स डेंसिटीज ρ1 and ρ2 respectively, where ρ lies between ρ1 and ρ2. Then in this way कि ρ1 less than ρ and ρ less than ρ2, then the ratio of the volume of the parts of a sphere is upper and lower liquid is, इसमें से जो ऑप्शन है वो देखना होगा हमें। ये एक स्फीयर है जिसकी वॉल्यूम, मान लो कि ये वॉल्यूम आपके पास दी हुई है कि इसकी वॉल्यूम कितनी है, v वॉल्यूम है, और v1 वॉल्यूम ऑफ द पार्ट ऑफ द स्फीयर इमर्ज्ड इन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1। अगर कोई लिक्विड आप ले रहे हो जिसकी डेंसिटी ρ1 है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि मान लो ρ1 डेंसिटी की एक लिक्विड मैंने ले ली, और इस तरह से ρ1 डेंसिटी की लिक्विड इसमें ले ली, तो मैंने देखा कि इसका जो v1 पोर्शन है, वॉल्यूम का जो पोर्शन है v1, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे ध्यान से। ये वाला जो पोर्शन है v1 वॉल्यूम का पोर्शन, ये वाला जो ऑलरेडी इमर्ज्ड हो चुका है वाटर में, ये मान लो v1 है, तो v1 ऑलरेडी इमर्ज्ड हो चुका है वाटर में। एंड अगर आप दूसरी, कब, जब डेंसिटी आप ρ1 लेते हो और सेम फंक्शनिंग आप करते हो, जब आप दूसरा सेम स्फीयर लेते हो जिसकी वॉल्यूम v है, लेकिन इस बार आपने लिक्विड जो ली हुई है, लिक्विड की डेंसिटी दूसरी की, इस बार थोड़ा अलग डेंसिटी की लिक्विड है, मतलब ρ2 डेंसिटी की लिक्विड है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे दिखा दिया कि ये आप ρ2 डेंसिटी की लिक्विड आपने यहाँ पे ले लिया, और ρ2 डेंसिटी की लिक्विड लेने से क्या हुआ कि ये जो पोर्शन इसका इमर्ज्ड है, इस बार इसका पोर्शन जो ρ2 लिक्विड आपने लिया है, इसमें v2 पोर्शन, इसी स्फीयर का v2 पोर्शन जो है, v वॉल्यूम का स्फीयर है, और लेकिन ρ2 लिक्विड लेने से, ρ2 डेंसिटी की लिक्विड लेने से इसका v2 पोर्शन जो है, ये वाटर जो लिक्विड आपने ली है उसमें इमर्ज्ड आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा आपका लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ, जिससे आपका यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन होता है कि जो वॉल्यूम होती है v, जो डेंसिटी होती है ρ, और जो g, v ρ इंटू जी, दिस वन इज इक्वल टू हो जाएगा जो एक्चुअल ये पूरा वॉल्यूम है स्फीयर का, ये वॉल्यूम और स्फीयर की डेंसिटी स्फीयर की, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दिस वन इज इक्वल टू v1 ρ1 g प्लस v2 ρ2 इंटू जी। इसको आप बोलते हो लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो आप ऐसे भी, तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, देखो v इक्वल टू v1 प्लस v2, इस तरह से आप लोगे। अगर मैं यहाँ पे इसमें बोल दूं कि मान लो इसको एक इक्वेशन मान लो, इक्वेशन 1 इसको मैं मान लेता हूँ और इक्वेशन 2 इसको मान लेता हूँ, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप यहाँ पे दिखाओगे, फ्रॉम 1 एंड 2 ये हो जाएगा आपका v
1 रो जी इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, प्लस कर दो, थोड़ा सा इधर से लेते हैं, V1 रो जी प्लस V2 रो जी, दिस वन इज इक्वल टू V1 रो 1 जी प्लस V2 रो 2 जी। इसमें आप V1 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा रो माइनस V1, देखो यहाँ पे V1 है और इस तरफ V1 है, तो रो माइनस रो 1 इंटू जी, और इसमें दूसरी तरफ V2 कॉमन लोगे तो रो 2 माइनस रो, और अब आपको करना है यहाँ पे V1 बाय V2 जो कि आपका हो जाएगा रो 2 माइनस रो अपॉन में रो माइनस रो 1, और ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी आप सटीक हो, रो 2 माइनस रो और रो माइनस रो 1, मतलब बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि assertion कह रहा है, अ पीस ऑफ आइस विद अ स्टोन फ्रोजन इनसाइड इट फ्लोट्स ऑन वाटर इन अ बीकर, व्हेन द आइस मेल्ट्स द लेवल ऑफ वाटर इन बीकर डिक्रीजेस। रीजन बताना है आपको, डेंसिटी ऑफ स्टोन इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, और यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से देख के सटीक ऑप्शन आपको बताना है कौन सा होगा। इसका पार्ट ए होगा क्योंकि दोनों ही सही है, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ये तो परेशान करने के लिए दे रखा है कि डेंसिटी ऑफ स्टोन इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, ये तो दुनिया जानती है कि भाई ऐसा होता ही है, तो ये तो सही है ही। अब बात है कि जब आइस मेल्ट कर जाएगा, तो आइस मेल्ट करेगा तो वो उसकी स्पेस वाटर के रिस्पेक्ट में कम होगी, जिसके कारण उसकी हाइट डिक्रीज कर जाएगी पहले के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे जो वाटर इन बीकर जो होगा वो भी डिक्रीज करेगा, इसलिए दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसमें ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड ऑफ डेंसिटीज, दोनों की डेंसिटीज जो है अलग अलग डेंसिटीज है, डेंसिटीज इसकी मान लो एक की रो है और दूसरे की डेंसिटीज जो है वो n इंटू रो है, n इंटू रो है, और दिस n, यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं, n इज ग्रेटर देन 1 are put in a container, the height of each liquid is h. A solid cylinder of length L and density D is put in this container. The cylinder floats with its axis vertical and length rho L, जिसमें ये बता रहा है कि ये PL है, rho L नहीं, ये PL है, इनफैक्ट PL और P less than 1 in denser liquid. तो द डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी D इज इक्वल टू, डेंसिटी D किसके इक्वल होगा, ऑप्शन तो मैं यहाँ पे दे ही रहा हूँ, आप देख सकते हो, मैं ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें ये वाली ऊपर वाली जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो मान लेता हूँ, और नीचे वाली जो लिक्विड की डेंसिटी है वो n और रो ले लेता हूँ, n रो, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे देखनी है मुझे, जो ये जो इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो आप हाइट ले रहे हो, या बिल्कुल बेस से यहाँ तक की ये वाली है, इसको आप बोल रहे हो P इंटू एल, इसको आप बोलोगे P इंटू एल, ये इसके लिए हो गया। और उसी तरह से ऊपर वाले के लिए अब ये कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ जो है सिलेंडर का वो आपका कितना है, वो L लेंथ है, देखो दिया हुआ है अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ L, तो पूरा लेंथ L है, तो ये बचा हुआ हो जाएगा ऊपर क्या, तो वो हो जाएगा L माइनस PL, P स्मॉल में है, ध्यान रखेंगे, L माइनस PL, इतना सारा ये चीज आपके पास क्लियर हो गया। और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है D जो है डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर की डेंसिटी जो है वो D है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले मैं लिख देता हूँ D, दिस वन इज द डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सबकी डेंसिटी में फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ
सिलेंडर, और दो अलग अलग जो लिक्विड ली हुई है उसकी डेंसिटी आपको मैंने दिखा दिया है डायग्राम में। और ए जो है एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर ले लेते हैं, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। ये हो जाएगा। और अब फिर से आप यूजिंग लॉ ऑफ फ्लोटेशन जो इससे पहले भी हमने लगाया था वो फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें आप बता सकते हो कि वेट ऑफ द जो सिलेंडर का वेट होगा जो नीचे की तरफ लग रहा होगा वो अपथ्रस्ट होगा बाय द टू लिक्विड्स। ये दोनों लिक्विड्स जो है उसकी डेंसिटी के अपथ्रस्ट के इक्वल होगा। वेट ऑफ सिलेंडर क्या होगा? वेट W इक्वल टू mg होता है। मास इक्वल टू क्या होता है? मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ठीक है, वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? तो एरिया इसके क्या है सिलेंडर का? एरिया A है और लेंथ L है, तो A इंटू L करोगे तो वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी सिलेंडर की D दी हुई है, तो ये पूरा का पूरा मास हो गया इंटू G। मास इंटू G मतलब इसका वेट हो गया, वेट ऑफ सिलेंडर। एक तरफ इतना हो गया। दूसरी तरफ अपथ्रस्ट फोर्स को देखा जाए तो अपथ्रस्ट फोर्स में आप देखो लिक्विड एक जो है आपकी n रो की है जिसकी डेंसिटी n रो है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो n रो इंटू स्मॉल p इंटू l, क्योंकि ये n रो जो डेंसिटी की पोर्शन है वो p और l पोर्शन है इस डेंसिटी के लिक्विड में, इंटू इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, एक पार्ट ये, प्लस दूसरा वाला देखोगे तो दूसरा जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी जो है वो रो है और वो कितने वाले पोर्शन में अंदर है, तो L माइनस पी एल, तो ये हो जाएगा रो L माइनस पी एल और इनटू में AG। ठीक है, यहाँ पे भी इसमें भी A और इंटू G इसमें भी आएगा, तो इंटू G कर दिया हमने। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारे लिए रेडी हो गया। अब हमें यहाँ पे सिर्फ सॉल्व करने की बात है, तो D यहाँ से निकाल सकते हो आप। D इक्वल टू आपके पास मिलेगा N P रो प्लस रो 1 माइनस P। स्मॉल p को इस तरह से लिखता हूँ, नहीं तो p और रो में कंफ्यूजन लगेगा। एंड देन n p प्लस 1 माइनस p इंटू रो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो। और तब डेंसिटी आपके पास जो आएगी अल्टीमेटली दिस वन इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू p इंटू रो, ये डेंसिटी आएगी। और जो रिजल्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये ऑप्शन यहाँ पे चॉइस किया जाए तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, द प्रेशर इंक्रीजेज ऑन द फ्लूइड इन अ सिरिंज व्हेन अ नर्स अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 42 न्यूटन टू द सिरिंज सर्कुलर पिस्टन व्हिच हैज अ रेडियस ऑफ 1.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा प्रेशर इसके लिए सही होगा। का फॉर्मूला होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो F बाय ए, और एरिया मतलब फोर्स अपॉन एरिया। एरिया जो है चूंकि सिरिंज है तो सिरिंज सिलेंड्रिकल होगा, और अगर ये इस तरह से सिलेंड्रिकल है तो इसका एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो दिस वन इज इक्वल टू आप लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर। फोर्स आपको दिया हुआ है, फोर्स आपके पास 42 न्यूटन का है, तो 42 अपॉन पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 की होती है, तो 3.14 इंटू रेडियस जो है 1.1 सेंटीमीटर में है, तो 1.1 सेंटीमीटर दिस वन इज इक्वल टू हो जाना है 0.011 मीटर के इक्वल, तो ये हो जाएगा 0.011 और इसकी स्क्वायरिंग हो जाएगी यहाँ पे। अब आप सॉल्व करके देख सकते हो, जो वैल्यू आएगी यही वैल्यू होगी प्रेशर के लिए। तो आई थिंक यहाँ पे आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यू मिलने वाली है वो ये वाली आएगी,
जो कि 1.1 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है एन आइस ब्लॉक्स फ्लोट्स इन अ लिक्विड हुज डेंसिटी इज लेस देन वाटर। देखिए यहाँ पे अभी वही बात हो गई जो मैंने वहां पे स्टोन और डेंसिटी की, स्टोन और वाटर के लिए लिया था। तो ये आइस ब्लॉक है जो वाटर पे फ्लोट कर रहा है इन लिक्विड, फ्लोट्स इन लिक्विड हुज डेंसिटी लेस देन। तो आइस की डेंसिटी कम है वाटर से, तभी तो वो फ्लोट भी करता है, ये जाहिर सी बात है। अ पार्ट ऑफ ब्लॉक इज आउटसाइड द लिक्विड। तो ऐसे ग्लेशियर वगैरह जब मेल्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट उसका 1/10 पार्ट ऊपर होता है वाटर के सरफेस के। व्हेन होल ऑफ आइस हैज मेल्टेड, जब पूरी तरह से मेल्ट कर जाए इन द लिक्विड लेवल, तो पूछा जा रहा है इन द लिक्विड लेवल विल राइज होगा, गो डाउन, रिमेन सेम, फर्स्ट राइज देन गो डाउन। इसके लिए आपके पास होगा इट्स अ गो डाउन, क्योंकि वो जब मेल्ट करेगा, तो अभी भी मैंने उसी क्वेश्चन पे बात की थी कि अगर आप मान लो वाटर है तो आइस की तो वहाँ डेंसिटी जो है, यहाँ पे देख रहे हो ना, आइस ब्लॉक्स फ्लोट्स इन लिक्विड हुज डेंसिटी इज लेस देन वाटर। तो उसकी डेंसिटी तो लेस होती है वाटर से। तो जब वो मेल्ट कर जाएगा तो ऐसे में तो जो लेवल है वाटर लेवल वो डाउन हो जाएगी। करा a boat carrying a few number of big stones floats in water tank. If the stones are unloaded into water, the water level, अब ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। वाटर लेवल क्या होगा, rise till half the number of the stone are unloaded, when then begins to fall। उसके बाद कर रहा है remains unchanged, then rise, then fall till half the number of stones are unloaded, and then begins to rise, fall, और finally falls। समझ से अच्छे से सोच के रिप्लाई करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे एक बात आपको जरूर बताना चाहूँगा, जब भी आप स्टोन को अनलोड करोगे, अनलोडेड किया जाता है इनटू वाटर, तो वैसे केस में वाटर लेवल फॉल हो जाता है, बिकॉज द वॉल्यूम जो होती है वाटर की, वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड होती है बाय द स्टोन्स इन वाटर, और वैसे केस में इट विल लेस देन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड देन द स्टोन्स व्हेन स्टोन्स आर इन द बोट। सोच के समझ के करना है आपको, थोड़ा सा मैंने हिंट दिया इसमें। होता ये है कि जब मान लो आपने इस पे पूरा का पूरा स्टोन रख रखा है, ठीक है, तो स्टोन के प्रेशर से, स्टोन जब आपने रखा है तो स्टोन का ये पूरा का पूरा बोर्ड जो है नीचे की तरफ प्रेशर डालेगा। तो वैसे में इस पूरे स्टोन के वेट के कारण, पूरे स्टोन के वेट के कारण एक अच्छा वाटर यहाँ से, जो वाटर की वॉल्यूम होगी, अच्छे वाटर यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये वाटर इधर से इधर, इधर से इधर, क्योंकि बोट आपका इतना बड़ा स्पेस लेगा, बोट अपने बराबर का स्पेस लेगा। अब जैसे मान लो आपने स्टोन को नीचे डाल दिया, स्टोन नीचे डाला, ये स्टोन नीचे डाला, ये स्टोन नीचे डाला, तो बोट की जो इतनी सारी बोट की जो स्पेस है ना, अब क्या हो रहा है कि ये स्टोन डायरेक्ट यहाँ पे जा रहा है। तो स्टोन जब यहाँ पे नीचे अंदर जा रहा है, तो ये सब जो गैप है, इसे भी गैप, ये सब पहले इस सब के कारण भी यहाँ पे ज्यादा स्पेस बोट क्या कर रहा था, उसके हिसाब से ज्यादा वाटर अमाउंट के ज्यादा से ज्यादा अमाउंट के वाटर को डिस्प्लेस कर रखा था। लेकिन जब आपने स्टोन को नीचे डाला तो बोट क्या होगा, बोट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। बोट ऊपर शिफ्ट करेगा तो कम से कम वाटर डिस्प्लेस होगा। वाटर जितना कम डिस्प्लेस होगा उतना ही यहाँ पे क्या होगा कि आप स्टोन पूरा अगर डाल देते हो तो वैसे केस में ये क्या होता है, फॉल कर जाएगा। वाटर लेवल जो होगा, वाटर लेवल फॉल कर जाएगा। इसका मतलब है जब स्टोन अनलोडेड होता है ना, स्टोन को अनलोड करते हो, मतलब वाटर से, बोट से निकाल के नीचे वाटर में डाल देते हो, तो वाटर लेवल तो उस समय फॉल करेगा ही करेगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होगी डिस्प्लेस बाय द स्टोन इन वाटर विल बी लेस देन द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर डिस्प्लेस्ड व्हेन स्टोन आर इन बोट। मतलब जब स्टोन बोट में था तो ज्यादा वाटर डिस्प्लेस हो रहा था आसपास से, और जब आप बोट से निकाल के इसको अनलोड कर रहे हो तो कम वाटर डिस्प्लेस हो रहा है। इससे साफ पता लगता है कि ऐसे केस में वाटर लेवल जो होगा वो फॉल करेगा।
ठीक है, आप जितने भी स्टोन आपने रखा है उसके बीच ये पूरा का पूरा ऐसे थोड़ी सेट हो जाएगा। ये सब गैप जो है इसके बीच का वो भी आपका स्पेस ले रहा है। स्पेस के कारण क्या हो रहा है कि पूरा बोट नीचे आ रहा है और बोट अपने साइज के हिसाब से इस स्टोन पे जितना वेट लग रहा है इस स्टोन का, वो बोट अपने साइज के हिसाब से वाटर को यहाँ पे बार बार डिस्प्लेस कर रहा है। लेकिन जब आप एक स्टोन को उठा के नीचे फेंक दिया तो इसके बीच का गैप भी कम हो गया। अब गैप तो रहा नहीं, ये पूरा का पूरा स्टोन नीचे चला गया। ऐसे ऐसे करके आप जैसे जैसे पूरा स्टोन उठा के नीचे फेंकते चले जाओगे तो गैप नहीं रहा। और ये स्टोन जो है जो इतना सा स्पेस नीचे इतना वॉल्यूम ले रहा था यहाँ पे, इसके अलावा भी ये सब स्पेस का वॉल्यूम ले रहा था। लेकिन जब वो वाटर में चला गया तो वाटर में जाने के बाद अब तो ये एग्जैक्ट अपने वॉल्यूम को ही सिर्फ लेगा, क्योंकि इसके बगल में आसपास में पूरी तरह से वाटर ही होगा और तो कुछ होगा नहीं। इसी बात समझ लो आप। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको जरूर यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि मान लो कि एक गिलास ले लो आप, ठीक है, एक गिलास ले लो और इसमें आप पानी ले लो, पानी पूरा फिल कर दिया, ऐसे बहुत अच्छी बात। अब इस गिलास को उल्टा कर दो और इसको पानी में डाल दो। उल्टा करके पानी में डालोगे तो ये स्पेस तो खाली रह जाएगा ना, इसमें तो एयर है ही ना। तो उसी तरह से यहाँ पे जब बोट नीचे की तरफ आ रहा है तो ये बोट तो अपना पूरा हर एक स्टोन अपने यहाँ नीचे वेट लगा रहा है और इसके बाद भी यहाँ पे ये गैप को भी ये यहाँ कंसीडर करना पड़ रहा है। यहाँ पे भी गैप है, इस गैप को कंसीडर करना पड़ रहा है, जिसके कारण से अभी जब ये पूरा का पूरा बोट के कारण ये नीचे आएगा तो इतना बड़ा वॉल्यूम को ये कवर करेगा। लेकिन अगर एक स्टोन नीचे आ गया तो एक स्टोन नीचे आया तो एक स्टोन के बराबर का ये वॉल्यूम कवर करेगा, उतना ही वाटर यहाँ से डिस्प्लेस होगा। अभी इतने बड़े एरिया का वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, इतने बड़े वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, अ हॉलो स्फीयर ऑफ एक्सटर्नल रेडियस r एंड थिकनेस t। ये जो थिकनेस है t इज वेरी वेरी लेस देन r। r इज मेड टू मेटल्स ऑफ डेंसिटी। जो मेटल आपकी रखी है उसकी डेंसिटी यहाँ पे आप कुछ भी मान लो, डेंसिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रो, density rho, the sphere will float in water if, कब वो sphere float करेगा water में, जब t लेस देन होगा r by rho के, जब t जो होगा लेस देन एंड इक्वल टू, सब में लेस देन और इक्वल टू का कंसीडर करना है, लेस देन एंड इक्वल टू, एक में ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये r by 3 rho, r by 2 rho एंड r by 3 रो। कंडीशन ये सारी साइन के हिसाब से दिए हुए। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले देखनी है कि इस जो आपने इस डेंसिटी ऑफ मेटल, जो मेटल की डेंसिटी है उसको आपने जैसे मान लिया है इस स्फीयर है, इसकी डेंसिटी क्या है, रो डेंसिटी है, ठीक है। तो मास ऑफ हॉलो स्फीयर कितना होगा ये सबसे पहले देखेंगे हम लोग। मास ऑफ हॉलो स्फीयर का मास कैसे निकाला जाए, तो इसको आप निकाल सकते हो। दिस वन इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो सबसे पहले सरफेस एरिया ले लो इसी स्फीयर की, सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो पता ही है स्फीयर के लिए, 4πr² होता है, इनटू इसकी थिकनेस कर लो, थिकनेस इनटू इसकी डेंसिटी कर दो, इससे आपका इसका मास निकल जाएगा। तो 4πr² ले लो सरफेस एरिया इनटू थिकनेस जो है आपकी इसकी t थिकनेस है तो इंटू टी कर दो, इंटू डेंसिटी रो है तो रो कर दिया। और अगर स्फीयर वाटर में फ्लोट करता है ना, तो चूंकि हॉलो है तो फ्लोट करेगा ही करेगा। स्फीयर विल फ्लोट इन वाटर, कब करेगा, इफ ये जो कंडीशन है वो कंडीशन एप्लीकेबल हो तब। 4πr² t रो g मतलब मास, मतलब ये वेट हो गया, वेट, ये वेट अगर हो, दिस वेट इज इक्वल और लेस देन कह सकते हैं यहाँ पे कि लेस देन एंड इक्वल टू 4/3πr³ एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू g। मतलब ये हो गया कि ये जो इसका पूरा वेट वाटर पे जो लगेगा उससे लेस होगा। अगर ऐसा हुआ तभी ये वाटर में फ्लोट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो CGS में क्या होती है, 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की होती है, ठीक है। तो ये हो गया 1। उसके बाद आप यहाँ पे देखो
कि इसको आप अगर वन अप्लाई कर देते हो डेंसिटी ऑफ वाटर के लिए, तो इसमें आप क्या क्या कैंसिल हो रहा है ये देख लो। 4 कैंसिल हो रहा है, इधर भी 4 कैंसिल हो रहा है, पाई कैंसिल हो रहा है, कर दो पाई कैंसिल हो रहा है, एक रेडियस कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे एक रेडियस और एक सिंगल आर बच जाएगा। तो जो टी के टर्म में आना है वो टी के टर्म में इस तरफ टी होगा लेस देन इक्वल टू r/3। r यहाँ पे चूंकि एक सिंगल r बचेगा, ये 3 बचेगा, r/3, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन में रो, ये रो भी आपका यहाँ पे आ जाएगा, अपॉन में g और g भी कैंसिल होना है, तो ये बच जाएगा आपके पास। इससे आपको पता लगता है कि t लेस देन इक्वल टू r/3, ये 3 इसकी वैल्यू 1 होनी है, 3 रो इसके इक्वल आ जाएगी। तो अब इसमें से t लेस देन इक्वल टू r/3 रो, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन सही है।